हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो कि 6th रीजन कमेटी का नया सिलेबस है, उस पर बेस्ड ये लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है। पूरी की पूरी सिलेबस को फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। तो उसका कोर्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर और चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो है, यानी कि लेक्चर 2 है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी कोर्स का। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला अपना टॉपिक क्या है? डिफिनीशन ऑफ क्रॉप, वैरायटी एंड सीड। तो हम तीनों को समझ लेते हैं। सीड क्या होता है? सीड इज ए एम्ब्रियोनिक प्लांट जो कि इनक्लोज्ड होता है एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग से, और इसमें स्टोर्ड फूड भी होता है टू सस्टेन इट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। यानी कि सीड एक एम्ब्रियोनिक प्लांट है। एम्ब्रियोनिक प्लांट का क्या मतलब होता है? इमेच्योर प्लांट जो है, जो कि इनक्लोज्ड होता है एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग से। यानी ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि एक एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है सीड में, उसमें प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि उसमें स्टोर्ड फूड होता है। तो सीड की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सीड के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रिटिकल कंपोनेंट है जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो वो सीड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्रॉप क्या होता है। ये पिछले लेक्चर में भी हमने समझा था, एक बार अच्छे से देख लेते हैं इसको। ए प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट दैट कैन बी ग्रोन और हार्वेस्टेड एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉफिट। हमने पिछली बार इससे सिंपल डिफिनीशन देखा था, बट ये ऑफिशियल डिफिनीशन है क्रॉप का। कोई भी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट जो कि ग्रो और हार्वेस्ट किया जा रहा है प्रॉफिट के लिए या फिर सब्सिस्टेंस के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए अगर किसी का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अपना क्रॉप हो जाएगा। और वैरायटी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स होते हैं प्लांट स्पीसीज के, और यह सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए एक वैरायटी को सेलेक्ट किया जाता है। और ट्रेट क्या हो गया? यील्ड हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया, क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी, यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर सेम ही स्पीसीज का कोई जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन जिसमें कि कोई स्पेसिफिक ट्रेट हो, उसको वैरायटी बोलते हैं। तो ये अपना चैप्टर 2 का पहला टॉपिक खत्म हो गया कि क्रॉप, वैरायटी और सीड का डिफिनेशन देखना है। दूसरा अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट। तो हम क्या क्या फैक्टर्स है जो कि क्रॉप के स्टैंड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सीड क्वालिटी, दूसरा है प्रॉपर टिलेज, तीसरा है टाइम ऑफ सोइंग, सीड रेट, डेप्थ ऑफ सोइंग एंड मेथड ऑफ सोइंग। एक एक करके देख लेते हैं। सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी में क्या देखना होता है? हाई क्वालिटी सीड होना चाहिए और उसका अच्छा जर्मिनेशन रेट होना चाहिए। सीड क्वालिटी में क्या देखेंगे कि हाई क्वालिटी का सीड होना चाहिए और उसका जर्मिनेशन रेट बढ़िया होना चाहिए। और इससे क्या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया होगा। अगर टिलेज की बात करें तो टिलेज इंश्योर करता है गुड सीड बेड। टिलेज करके हम क्या बनाते हैं? गुड सीड बेड बनाते हैं। और गुड सीड बेड बनाने का क्या फायदा होता है? बेटर सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट बन पाता है। सीड और सॉइल के बीच में अच्छा कॉन्टैक्ट बनेगा तो एस्टेब्लिशमेंट प्लांट का अच्छा होगा, जर्मिनेशन एंड रूट डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से होगा। टाइम ऑफ सोइंग कैसे इंपैक्ट करता है एस्टेब्लिशमेंट को, क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट को? ऑप्टिमल सोइंग टाइम, मतलब बिल्कुल सही टाइम पे अगर हम सोइंग करेंगे तो उससे क्या होता है कि क्रॉप जो है वो रिसीव करता है सुटेबल वेदर कंडीशन। यानी कि सही टाइम पे हम अगर सोइंग करेंगे तो क्रॉप को सही वेदर मिलेगा, और सही वेदर मिलेगा तो जर्मिनेशन और ग्रोथ दोनों ही बढ़िया तरीके से होगा। समझ आ रहा होगा आपको। सीड रेट कैसे अफेक्ट करता है एस्टेब्लिशमेंट को? अगर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हम सीड को प्लांट करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रॉपर प्लांट डेंसिटी बनी रहती है, और प्रॉपर प्लांट डेंसिटी बनी रहेगी तो उस सारे प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब कुछ प्रॉपर मिलेगा, और सब कुछ प्रॉपर मिलेगा तो अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट होगा। डेप्थ ऑफ सोइंग कैसे इंपैक्ट डालता है? प्लांटिंग सीड्स एट राइट डेप्थ इंश्योर दैट रिसीविंग इनफ मॉइस्चर। यानी कि सही डेप्थ पे हम अगर प्लांट करेंगे तो उसको इनफ मॉइस्चर मिलेगा प्लांट को, और प्लांट जो है प्रोटेक्टेड रहेगा एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, क्योंकि मॉइस्चर मिलेगा तो वो अपना बहुत सारा काम अच्छे से कर पाएगा। मेथड ऑफ सोइंग पे कैसे डिपेंड करता है? इफेक्टिव सोइंग मेथड इंश्योर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्थ, यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और प्लांट का जो सोइंग डेप्थ है वो अच्छा होगा तो यूनिफॉर्म क्रॉप स्टैंड मिलता है उससे। तो ये अपना चैप्टर 2 का दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं चैप्टर 2 के ही थर्ड टॉपिक को। थर्ड टॉपिक अपना गुड क्वालिटी सीड, प्रॉपर टिलेज एंड टाइम ऑफ सोइंग। तो गुड क्वालिटी सीड से क्या होगा कि क्वालिटी सीड बढ़िया रहेगा तो उसका हाई जर्मिनेशन रेट होगा, डिजीज और पेस्ट से फ्री रहेगा, वेल एडाप्ट कर पाएगा उस लोकल कंडीशन में। तो भाई गुड क्वालिटी सीड तो होना चाहिए। गुड क्वालिटी सीड बोलेंगे भी किसको? तो उसी को बोलेंगे जिसका जर्मिनेशन रेट अच्छा हो, जो डिजीज वगैरह से, पेस्ट वगैरह से फ्री हो, और जो लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन में
अच्छे से अडाप्ट कर सके। प्रॉपर टिलेज क्या होता है? टिलेज जो है वो इन्हेंस करता है सीड बेड प्रिपरेशन, अभी जस्ट हमने समझा। टिलेज अच्छा रहेगा तो टिल्थ बढ़िया बनेगा और उससे वाटर इनफिल्ट्रेशन बढ़िया होगा, प्रोमोट करेगा गुड क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट को। अभी अभी क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट वाले में हमने इसको समझा है। टाइम ऑफ सोइंग जो है वो वेरीज डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप, यानी कि जिस सीजन का क्रॉप होगा, जिस टाइम में उसका प्रॉपर सोइंग करना होगा, उसी टाइम पे हम उसका सोइंग करेंगे। तो टाइम ऑफ सोइंग तो डिपेंड करता है क्रॉप पे, बट ये इंश्योर करता है कि क्रॉप ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स ऑप्टिमम ग्रोइंग सीजन इज वाइटल फॉर हायर यील्ड। लेकिन टाइम ऑफ सोइंग अगर सही रखेंगे तभी उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा, ऑप्टिमम सीजन, उसको ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलेंगे और उसका बढ़िया यील्ड मिलेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। अब हम देखते हैं सीड रेट, डेप्थ एंड मेथड ऑफ सोइंग। अब देखते हैं हम सीड रेट। सीड रेट का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ सीड सोन पर हेक्टेयर, यानी नंबर ऑफ सीड पर यूनिट एरिया, उसी को हम सीड रेट बोलते हैं। इट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द क्रॉप टाइप, क्रॉप टाइप पे डिपेंड करेगा सीड रेट, एक्सपेक्टेड यील्ड पे डिपेंड करेगा और सीड साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर सीड साइज छोटा होगा तो सीड रेट ज़्यादा रहेगा, और ऐसे ही अगर एक्सपेक्टेड यील्ड ज़्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग सीड रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिए तो बहुत ज़्यादा यील्ड मिल जाएगा। ऑप्टिमम सीड रेट पे ही मैक्सिमम यील्ड मिलता है। अगला अपना टॉपिक है डेप्थ ऑफ सोइंग। डेप्थ ऑफ सोइंग से क्या होता है? अगर प्रॉपर डेप्थ ऑफ सोइंग होगा तो प्लांट को बढ़िया से मॉइस्चर मिलेगा और प्लांट में डैमेज कम होगा, क्योंकि उसको अच्छे से इन्वायरमेंटल फैक्टर से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर मिल रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। अगर डेप्थ ऑफ सोइंग सही है तो प्लांट हेल्दी रहेगा, और हेल्दी रहेगा तो इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत जो निगेटिव फैक्टर्स होंगे उससे प्लांट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर भी एक आइडियल डेप्थ की हम अगर बात करें तो आइडियल डेप्थ होता है 2.5 to 3 सेंटीमीटर्स। लेकिन ये एक मतलब हमेशा के लिए ही ये वैलिड नहीं है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे सोइंग डेप्थ डिपेंड करता है। जैसे सीड का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितनी है फील्ड में उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना डेप्थ रखना है सीड का। अगला अपना टॉपिक क्या था? मेथड ऑफ सोइंग। क्या मेथड ऑफ सोइंग, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, लैंड एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। कौन सा क्रॉप हमको सोइंग करना है, किस जमीन पे सोइंग करना है और क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके बेसिस पे अपना बहुत तरह का मेथड ऑफ सोइंग होता है। अब मेथड ऑफ सोइंग को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लो कौन कौन सा है मेथड ऑफ सोइंग। सबसे पहला तो है अपना ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है डिबलिंग, तीसरा है ड्रिलिंग, चौथा है सोइंग बिहाइंड द प्लॉ, पांचवा है ट्रांसप्लांटिंग। ये 5 मेथड ऑफ सोइंग हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग, तो ये छिड़काव विधि बोलते हैं। इसमें हम सीड्स को फैला देते हैं यूनिफॉर्मली सॉइल सरफेस पे, जो कि अपने गांव में जनरली देखा होगा कि फार्मर एक टोकरी ले लेता है और हाथ में सीड्स लेके उसको क्रॉसवाइज डायरेक्शन में एक बार लेफ्ट साइड फेंकेगा, एक बार राइट साइड फेंकेगा। इससे पूरी तरह से यूनिफॉर्म तो नहीं, फिर भी कोशिश करी जाती है कि यूनिफॉर्म सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ये मेथड जो है वो क्विक मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, यानी बहुत कम खर्च आता है। लेकिन बट आ जाता है तो फिर वहाँ एक्टिव हो जाना होता है। लेकिन इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और जर्मिनेशन का दिक्कत हो जाता है। हो सकता है किसी एक जगह पे 4-5 सीड गिर जाए और किसी एक एरिया में एक भी सीड ना हो, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 4-5 सीड एक जगह गिर गया तो वहाँ दिक्कत भी हो जाएगा जर्मिनेट होने में। यह समस्या आती है ब्रॉडकास्टिंग से। अब सेपरेटली देख लो क्या क्या फायदे हैं ब्रॉडकास्टिंग के। सबसे पहले तो ये जल्दी हो जाता है, सस्ता मेथड है और यह सूटेबल है स्मॉल सीडेड क्रॉप्स के लिए। जो जिन भी क्रॉप्स का सीड स्मॉल होता है उसके लिए बढ़िया मेथड माना जाता है। अगला हम देखते हैं डिसएडवांटेज, यानी दिक्कत क्या क्या है। तो नॉन यूनिफॉर्म प्लांटिंग डेप्थ होता है, डेप्थ भी नॉन यूनिफॉर्म होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होता है। पोटेंशियल फॉर अनइवन सीडलिंग ग्रोथ, हाँ तो बाई डेप्थ ही अलग अलग हो जाता है, डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है, ग्रोथ भी अनइवन ही होगा, बेसिक सी बात है। अगला हम देखते हैं अपना कि डिबलिंग क्या होता है। इसका सिंपल मतलब होता है डिबलर का यूज करके सोइंग करना। डिबलर का यूज करना को ही हम डिबलिंग मेथड बोलते हैं। डिबलिंग में क्या होता है, प्लांट किया जाता है सीड को होल्स में स्पेसिफिक इंटरवल्स पे, यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ फिक्स हो जाता है। हैंड टूल्स या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, वही इक्विपमेंट का नाम हो गया डिबलर। अब हम अगर एडवांटेज की बात करें डिबलिंग यूज करने का, यानी डिबलर यूज करने का क्या एडवांटेज है, तो यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होगा क्योंकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और डेप्थ वगैरह यूनिफॉर्म रहता है। लेबर इंटेंसिव होता है लेकिन बेटर सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कि ग्रोथ अच्छा मिलता है। लेबर तो लगेगा डिबलर चलाने में, बट ओवरऑल हार्वेस्ट भी अच्छा मिलता है। अब डिसएडवांटेज की बात कर ले इस डिबलिंग मेथड का, तो यहाँ टाइम तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि चलाना पड़ता है मशीन को, और लेबर भी ज़्यादा लगता है। बस यही 2 डिसएडवांटेज है, बट यील्ड अपने को इसमें बढ़िया मिलता है।
आगे हम देखते हैं ड्रिलिंग मेथड। तो ये थोड़ा सा और एडवांस मेथड है। इसमें मैकेनिकल ड्रिल्स यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म डेप्थ भी होता है और यूनिफॉर्म स्पेसिंग भी होती है। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाता है, प्रिसीजन होता है सीड प्लेसमेंट में और बेटर क्रॉप स्टैंड मिलता है। और बेटर क्रॉप स्टैंड का सिंपल मतलब है कि बेटर ग्रोथ, बेटर जर्मिनेशन, बेटर यील्ड। आगे हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इस ड्रिलिंग का, यानी ड्रिलर यूज करने का डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो ये मशीन महंगा आता है, तो हायर कॉस्ट लग जाता है। मोर टाइम रिक्वायर्ड देन ब्रॉडकास्टिंग। डिबलर से तो कम टाइम लगता है, क्योंकि डिबलर में भी तो हमको डिबलर मशीन ही का यूज करना है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में तो बस हाथ से पकड़ो और घुमा के छींटते जाओ। तो ब्रॉडकास्टिंग के कंपेयर में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट इसको एज सच नेगेटिव पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम देने पे हमको फ़ायदा भी अच्छा खासा होता है। सोइंग बिहाइंड प्लाव, इस मेथड का यूज़ बहुत किया जाता है। अगर बढ़िया कोई इक्विपमेंट खरीदने का पैसा नहीं हो तो सोइंग बिहाइंड द प्लाव ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या, हम प्लाव चलाते हैं और जो फरो बनता है उसमें सीड्स को ड्रॉप कर देते हैं। एक बार प्लाविंग किया गया और स्ट्रेट लाइन में उसमें जो गड्ढा बना उसमें सीड्स को ड्रॉप कर दिए। नेक्स्ट फरो जो बनेगा, नेक्स्ट गड्ढा बनेगा तो वो प्रीवियस वन को कवर कर देता है। नेक्स्ट गड्ढा बनेगा तो वहाँ से मिट्टी उठ के जाएगा ना बगल में, तो बगल वाला जो गड्ढा बना के जहाँ सीड डाले हैं उसको कवर कर देता है। तो बड़ा ही बढ़िया मेथड होता है और इसमें लाइन सोइंग भी होती है। एडवांटेज क्या होता है कि प्रॉपर सीड डेप्थ रहता है, इसमें अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा जर्मिनेशन होगा, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी मेथड होता है। लास्ट हम मेथड ऑफ सोइंग देख रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले नर्सरी में सीडलिंग्स को ग्रो किया जाता है। नर्सरी में सीड को ग्रो किया जाता है, फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग करके उसको कहाँ ले जाते हैं, मेन फील्ड में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, मेन फील्ड में। तो यही नर्सरी से मेन फील्ड में ले जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। समझ गए होंगे। ये ट्रांसप्लांटिंग मेथड जो है राइस के लिए यूज किया जाता है और भी कुछ स्मॉल सीडेड क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। इस ट्रांसप्लांटिंग मेथड का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले देखो तो रिड्यूस कर देता है फील्ड ड्यूरेशन को। नर्सरी में कम एरिया चाहिए, मेन फील्ड में ज़्यादा एरिया चाहिए, तो कुछ समय तक कम एरिया में ही क्रॉप ग्रो होते हैं, मेन फील्ड में उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो इसका यूज करके हम 3 ही सीजन में 4 क्रॉप ले सकते हैं, एक साल में 4 क्रॉप ले सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बढ़िया एडवांटेज तो ये हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग का, ऑल्दो ये कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगता है। अलाउज बेटर मैनेजमेंट ऑफ सीडलिंग, क्योंकि सीडलिंग स्मॉल एरिया में ग्रो किया जा रहा है तो वहाँ मैनेजमेंट अच्छे से हम कर सकते हैं उसका। और डिसएडवांटेज में वहीं इसमें लेबर ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो ये अपना चैप्टर 2 खत्म हो गया। चैप्टर 1 हमने अच्छे से देख लिया था, आज हमने चैप्टर 2 भी देख लिया। चैप्टर 3 के लिए अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड्स के साथ, और चैप्टर 3 के वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके देन, मिलते हैं फिर चैप्टर 3 वाले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।